गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आयन विनिमय के बारे में पढ़ा था। आयन विनिमय पढ़ लिया, एक हमने CEC पढ़ लिया, धनायन विनिमय क्षमता, और धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धनायन विनिमय जो मृदा की उर्वरकता को कैसे प्रभावित करता है, यानी धनायन विनिमय के कारण मृदा उर्वरकता कैसे बढ़ेगी या कैसे घटेगी, किस प्रकार निर्भर करेगा, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा उर्वरकता का एकमात्र सर्वोत्तम सूचक मृदा की CEC होती है। इस लाइन का अर्थ ये है कि यदि आपको मृदा की उर्वरकता की जांच करनी है कि मृदा कितनी उर्वरक है यानी कितनी उपजाऊ है, उसका सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम सूचक किसको माना गया है? CEC को माना गया है। यानी यदि आपको मृदा की उर्वरकता ज्ञात करनी है तो आप मृदा की CEC निकाल लो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मृदा कितनी उर्वरक है। जितनी अधिक CEC आएगी उस मृदा की उर्वरकता उतनी अधिक होती है। जैसे हमने देखा था कि जो ह्यूमरस होता है उसकी CEC 200 होती है, यानी 150 से 300 के मध्य 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 200 सेंटीमोल धनायन विनिमय क्षमता होती है। पहला पॉइंट ये था, समझ गए होंगे कि जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी वो ज़्यादा उपजाऊ होगी, और यदि हमने धनायन विनिमय क्षमता ज्ञात कर ली तो हम मृदा उर्वरकता का पता लगा सकते हैं। दूसरा, उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं सबसे अच्छी भौतिक एवं पोषक स्थिति में होती है। यानी ऐसी मृदाएं जिनमें कैल्शियम कण यानी कैल्शियम के कण ज़्यादा होते हैं, वो क्या होती है? अच्छी भौतिक दशा में होती है, अच्छी पोषक स्थिति में होती है। भौतिक दशा का मतलब है उसकी संरचना कैसी है, उसमें दानेदार है या चिकनी मिट्टी है, कैसी उसकी संरचना है, वो है भौतिक। पोषक का मतलब है कि उस मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। कैल्शियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कौन से पोषक तत्व अधिक है। तो जिस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी उसकी भौतिक दशा अच्छी होगी और उसकी पोषक स्थिति भी अच्छी होगी। तो भौतिक दशा वाली यानी कैल्शियम प्रधान वाली मृदा की जो होती है वो सरंध्री होती है और दानेदार होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मृदाओं में कैल्शियम अधिक होगा उनकी संरचना सरंध्री और दानेदार होगी। अब सरंध्री होने के कारण, सरंध्री का मतलब है कि जो मृदा की संरचना है उसमें रंध्र पाए जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र। अब छोटे छोटे छिद्र होने के कारण पानी यानी जल और वायु, इसका निकास क्या होगा? अच्छा होगा। यानी उस मृदा में पानी आसानी से प्रवेश कर सकता है और वायु भी क्या होगी? आसानी से प्रवेश कर सकती है। तो वायु और पानी अधिक मात्रा में मिलने के कारण उसमें जीवाणुओं की वृद्धि अधिक होगी। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जो जीवाणु है, तो उसी प्रकार के जो छोटे छोटे जीवाणु हैं जो किसान के मित्र कहलाते हैं, उनकी वृद्धि क्या होगी? अधिक होगी। उनकी वृद्धि अधिक होने के कारण वायु हैं पोषक तत्व अधिक मिलेंगे। मान लो राइजोबियम की वृद्धि अधिक हुई तो राइजोबियम क्या करेगा? वायुमंडल की नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देगा, नाइट्रेट या अमोनियम में। वो क्या होंगे? पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ पोषक तत्व भी क्या होंगे? अधिक होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब क्या होगा? मान लो जिसके कारण अधिक कले अंश, यदि मृदा पर अधिक कैल्शियम है उसका प्रभाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी वो सरंध्री और दानेदार होगी। दानेदार होने के कारण उसमें वातन और जल निकास क्या होगा? अच्छा होगा। जल निकास और वातन अच्छा होने के कारण अधिक कले अंश के प्रभाव को भी क्या कर देंगे? कम। यानी मान लो किसी मृदा में कैल्शियम की अधिक मात्रा है तो उसका अधिक मात्रा होने पर भी दुष्प्रभाव होता है, लेकिन वातन और जल निकास अच्छा होने के कारण अधिक जो कैल्शियम है लीचिंग द्वारा, निच्छालन द्वारा नीचे जा सकता है। वायु जल संचार अच्छा है तो जल उसमें प्रवेश करके कैल्शियम कणों को निच्छालन का मतलब है कि पृष्ठ से
आयनों का निचली सतह में जाना, निच्छालन द्वारा कैल्शियम आयन नीचे जा सकते हैं और मृदा का प्रतिकूल प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है बेस असंतृप्त, वो थी संतृप्त जिसमें मात्रा ज़्यादा हो। संतृप्त का मतलब होता है जितनी आवश्यकता उतनी हो। मान लो आपको किसी वस्तु खरीदने के लिए 50 रुपये की आवश्यकता है और आपके पास 50 रुपये हैं, वो कहलाएगी संतृप्त अवस्था, यानी कैल्शियम कितने चाहिए उतने हैं। असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब कम, जितनी आवश्यकता उससे कम असंतृप्त, और जिससे आवश्यकता उससे अधिक है तो अति संतृप्त। तो असंतृप्त मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के कारण, यानी जो असंतृप्त मृदाएं उसमें कैल्शियम तो होगा नहीं, कैल्शियम नहीं है तो वहाँ हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम होगा और उसके कारण मृदा क्या होगी, अम्लीय होगी। कैल्शियम के कारण क्षारीय होती है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम के कारण मृदा क्या होगी, अधिक अम्लीय होती है। तो जो ये अम्लीय मृदाएं होंगी वो होगी भुरभुरी टाइप की, भुरभुरी प्रकार की मृदाएं होंगी। जैसे कैल्शियम युक्त थी वो भौतिक दशा अच्छी थी, वातन अच्छा था, लेकिन यहाँ ये भुरभुरी होती हैं। बेस असंतृप्त, यानी जो बेस असंतृप्त की मात्रा वो 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जिन मृदाओं में बेस असंतृप्त 30% से अधिक होता है उन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। यानी मान लो किसी मृदा में बेस असंतृप्ति है वो 30% से अधिक हो गई, यानी एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयनों की मात्रा 30% से अधिक हो गई, तो 30% से अधिक होने के कारण क्या होगी, वहाँ मृदा में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अम्ल बढ़ गए, अम्ल बढ़ने के कारण पौधों की जड़ें खराब हो जाएगी और वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अब मान लो हमें कम करना है, तो कम क्या करना है, तो उसमें चूने का प्रयोग करेंगे। कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूना। चूना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये चूना क्या करेगा, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम जो धनायन है उसको एक्सचेंज कर देगा। कैल्शियम भी धनायन है और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम भी धनायन है, तो ये कैल्शियम है वो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम को हटा देगा, उसकी जगह ग्रहण कर लेगा, विनिमय हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो वापस मृदा कैसी हो जाएगी, कैल्शियम युक्त हो जाएगी, और कैल्शियम युक्त होने के कारण मृदा उपजाऊ हो जाएगी। विनिमय सोडियम की मात्रा 10 से 15% होने पर मृदा क्षारीय होती है। यानी जो मृदाएं हैं अगर उसमें विनिमय सोडियम, इतनी देर कैल्शियम पढ़ रहे थे, अब सोडियम अगर 10 से 15% है तो मृदा कैसी होगी, क्षारीय। और ये सोडियम भी कैल्शियम के साथ एक्सचेंज होता रहता है, यानी सोडियम और कैल्शियम आपस में विनिमय आदान प्रदान करते रहते हैं। अगला सामान्य उपजाऊ जो मृदाएं होती है उनकी कुल विनिमय भस्मों की जो मात्रा होगी, यानी जो विनिमय भस्म होते हैं, क्षार भस्म, वो जो विनिमय भस्म होते हैं उनकी मात्रा CEC का, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का 80 से 90% होना चाहिए। यानी मान लो किसी की CEC 200 है तो 200 का 80%, यानी धनायन विनिमय आयनों की मात्रा उसका 80% होना चाहिए, बाकी दूसरे हो सकते हैं। अच्छा ये हो गया। तो ये था अपना कि जो मृदा है उसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है उससे हम उर्वरकता को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आपको मृदा उर्वरकता की जांच करनी है तो जांच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा, CEC। उस मृदा की CEC ज्ञात कर लेंगे। तो ये अपना टॉपिक था। कल हम पढ़ेंगे मृदा बेस संतृप्ति होती क्या है, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। तब तक के लिए